हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो कि काफी लंबे समय से चर्चा में बना हुआ है और ये फिर से सोशल मीडिया पर सुर्खियों में आ गया है। बात होगी कानून की, बात होगी कंट्रोवर्सीज की, बात होगी जुडिशरी के अलग अलग हमारे जितने सारे वर्डिक्ट हैं इस मामले में पूरे को लेके। मैं बिना देरी किए हुए सीधे मुद्दे के बारे में समझाऊंगा आपको, सीधे मुद्दे के बारे में बात करूंगा। सवाल उठे हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसके संस्थापक हैं जो अभिजीत दीपके, उनके ऊपर आरटीआई का मामला यहां पर आया है। बेसिकली उनके ऊपर सवाल उठाए गए, जैसे सारा नीट वाला जो पूरा प्रोटेस्ट खत्म हुआ उसके बाद में सारी चीजों की शुरुआत हुई। उनके ऊपर सवाल उठाए गए कि उनके जो पिता हैं वो महाराष्ट्र सरकार के अंदर एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर उन्होंने काम किया है और उनके ऊपर सवाल ये उठे कि एक ऐसा सरकारी कर्मचारी जिसकी सैलरी 60 से 65 हजार रुपए है, वो इतने कैपेबल कैसे हो सकते हैं जो अपने बच्चे की जो एजुकेशन है उस एजुकेशन को बाहर जाके, अब्रॉड जाके एजुकेशन है वो एजुकेशन करवाए। तो यहां पर कुछ डिमांड ऐसी उठी कि उनके जो पिता हैं जो महाराष्ट्र सरकार के अंदर में जिन्होंने काम किया है, उनके खातों की जांच होनी चाहिए, उनके ऊपर जांच होनी चाहिए कि किस तरह से वो इतने समर्थ कैसे हुए कि वो जो विदेशों में जाके अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप काफी सारी जो कंट्रोवर्सी वो आई और सीजेपी की तरफ से इसका जो जवाब है वो जवाब भी दिया गया और वो जवाब हम यहां पर देखेंगे। उन जवाबों के साथ साथ फिर कुछ और जो काउंटर क्वेश्चन है वो खड़े होते हैं और उन सब के बारे में आप लोग, क्योंकि आप सबको भी अभिव्यक्ति की आजादी है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय आप लोग इस पूरे मुद्दे के बाद जरूर से जरूर व्यक्त करना और इस पूरे मुद्दे को एंड तक जरूर सुनना, क्योंकि पूरी टाइमलाइन आपको तभी समझ में आएगी। पूरा मामला यहां पर ये था, आप देख सकते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट सीक्स इंक्वायरी इनटू अभिजीत दीपके फादर्स फाइनेंसेस फ्लैग आरएस 1 करोड़ सीजेपी डिफेंस फंड। वो फंड वाला मामला अलग है, यहां पर जो एजुकेशन की बात थी उसके ऊपर जो क्वेश्चन मार्क है उनके ऊपर यहां पर लगे। जब ये सारे ऐसे रिमार्क्स उनके ऊपर आए कि उनके पिता के पास इतना पैसा कहां से आया, तो सीजेपी की तरफ से ये जवाब यहां पर दिया गया कि जो वो अमेरिका में रह के बोस्टन में उन्होंने जो पढ़ाई करी, तो सीधी सी बात वहां से उनको जो स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप के बेसिस पर और साथ ही साथ एजुकेशन लोन वो लेके उन्होंने वहां पर पढ़ाई करी थी। उन्होंने ये जवाब दिया और कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी पेश करे। लेकिन इस जवाब के बाद उन्होंने एक काउंटर क्वेश्चन और पूछा। यहां पर सोशल मीडिया पर काफी सारी चीजें हैं वो यहां पर निकल के आई। सोशल मीडिया पर जैसे बोला गया यहां पे कि यार तुम एक प्राइवेट व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि ये जो पूरा मामला था ये आरटीआई दाखिल करी गई थी एक व्यक्ति के द्वारा आरटीआई दाखिल करके उनके फादर के ऐसे जो अकाउंट्स वगैरह हैं उनकी जांच करने की डिमांड करी गई थी। तो फिर सोशल मीडिया पर कुछ जवाब ये दिए गए कि यार एक प्राइवेट व्यक्ति की एजुकेशन के ऊपर तुमने जो आरटीआई है वो आरटीआई लगा दी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो पीएम केयर फंड है उसे इतने तरीके से बचाया गया है आरटीआई से और आज तक उसके बारे में किसी ने कोई जवाब नहीं दिया कि वो इतना पैसा कहां से आ रहा है, कैसे जा रहा है, कैसे खर्च हो रहा है। सरकार उसमें अकाउंटेबिलिटी एज सच नहीं लेती है, बच जाती है आरटीआई की जो प्रोविजंस हैं। अभी जो कानून क्या कहता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तुम्हें नहीं लगता कि जो पीएम केयर फंड है उसके ऊपर तुमको आरटीआई डाल के ऐसे जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन पूछने चाहिए? तो यहां पर कुछ इस तरह से जो जवाब है उनके द्वारा जवाब काउंटर जो क्वेश्चन हैं उसके साथ वो भी यहां पर करे गए। अब सवाल ये उठता है कि जब आरटीआई की बात आती है तो जो पीएम केयर फंड है वो पीएम केयर फंड को आज तक आरटीआई के अंदर आज तक कभी जवाब नहीं दिया गया है। सरकार, जुडिशियरी, सभी जो लोग हैं सभी लोगों के द्वारा यही बोला जाता है कि ये एक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, आप आरटीआई लगा के इसके अंदर जो सारी जांच है वो जांच नहीं करवा सकते। ये पूरा मामला क्या है, इस कानून को थोड़ा सा समझेंगे हम और देखेंगे कि सरकार कैसे बच जाती है ऐसी सभी चीजों से। हम समझते हैं यहां पे जब हम पीएम केयर फंड के बारे में बात करते हैं तो पूरा इसकी क्रोनोलॉजी में आपको बताऊंगा जब से इसकी स्थापना होती है। साथ ही यहां पर यह भी अभी कुछ दिन पहले ही जो न्यूज़ हैं वो न्यूज़ आपको 31 जुलाई की न्यूज़ है ये, और तभी उस टाइम पर आप देख सकते हैं यह भी बताया गया कि सरकार पीएम केयर फंड के ऊपर जवाब तो देती नहीं है, सरकार कोई भी अकाउंटेबिलिटी उसकी लेती ही नहीं है, जनता के प्रति जिम्मेदारी देती नहीं है सरकार। लेकिन उसके अलावा 2022-23 से लेके अब तक जो पीएम केयर फंड है उसके जो हम देखेंगे जो ऑडिटेड फाइनेंस स्टेटमेंट्स हैं वो अब तक पब्लिक नहीं करे गए हैं 2022-23 के बाद से। ना तो ऐसे स्टेटमेंट पब्लिक करे गए हैं और ना ही उसके अलावा जो जवाब है आरटीआई के माध्यम से ये भी मना करके रखा हुआ है सभी कोर्ट ने, सरकार ने, इन सभी को। सवाल ये उठता है कि जो पीएम केयर फंड है वो आरटीआई से बच कैसे रहा है। अब कुछ जो क्रिटिक्स हैं, अब ये कैसे बच रहा है, क्या धारा कहती है, क्या कानून कहता है, क्या कोर्ट कहता है, वो तो मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन जो क्रिटिक्स हैं उनका सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि आप ये बताओ, देखो आरटीआई जो कानून है, राइट टू इंफॉर्मेशन कानून 2005 का, उस कानून के तहत उसमें जो पब्लिक अथॉरिटी, एक उसमें जो हमारा एक अभिव्यक्ति आती है दैट इज पब्लिक अथॉरिटी, यानी कि जो भी पब्लिक अथॉरिटी होगा इस पब्लिक अथॉरिटी से ही जो सूचना है वो किसी व्यक्ति के द्वारा राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट है उसके तहत मांगी जा सकती है।
सरकार कहती है साहब पीएम केयर फंड है ना, वो इसके अंतर्गत नहीं आता। जबकि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सारी चीजें मिलती जुलती हैं, ये पब्लिक अथॉरिटी के अंदर क्यों नहीं आ रहा। क्योंकि बहुत देखो, अब ये जो पीएम केयर फंड है, हम सब जानते हैं 2020 में इसकी स्थापना होती है, जब कोविड आता है उसके बाद से इसकी स्थापनाएं होती हैं। अब जो भी व्यक्ति इस पीएम केयर फंड के अंदर डोनेशंस देते हैं, दान जो देते हैं, वो जो पीएम केयर फंड के अंदर दान आता है वो कंपनी एक्ट 2013 उसके प्रोविजंस हैं, जिसे हम सीएसआर कहते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। अब ये सीएसआर क्या होता है, यानी वहां से आता है और कुछ वॉलंटरी जो दान है वो वहां पर हमें देखने को मिलता है। सीएसआर फंड का मतलब होता है कुछ कंपनियां जो इसके लिए एलिजिबल होती हैं, जिनके टर्नओवर की बातें करी जाती हैं, तो ऐसी कंपनियां जो इस सीएसआर के लिए एलिजिबल होती हैं, उन सभी कंपनियों के पिछले 3 साल के नेट जो उनका प्रॉफिट होता है उसका 2% उनको ऐसी सीएसआर गतिविधियों में देना होता है। तो जब कोई इसके अंदर ऐसी डोनेशंस देता है इस पीएम केयर फंड के अंदर, तो उनको इनकम टैक्स का फायदा भी मिलता है। क्रिटिक्स यही तो कहते हैं। अभी क्रिटिक्स और भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट इसको हैंडल कर रही है, गवर्नमेंट gov.in इस पर, इस पोर्टल पर ये सारी चीजें उपलब्ध हैं, इसके जो ट्रस्टी हैं वो प्रधानमंत्री और मंत्री हैं, फिर आप इसको पब्लिक अथॉरिटी क्यों नहीं मान रहे हैं, फिर इसे आप आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं लेके आ रहे हैं। सवाल यहां पर यही उठता है। मतलब अगर आप यहां पर देखेंगे, इसके बारे में चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, तो ये बेसिकली 1908 जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है इसके तहत इसकी स्थापना देखने को मिलती है। और आप देखेंगे सेक्शन 80G इनकम टैक्स का वो भी यहां पर लागू होता है, सीएसआर वो भी यहां पर लागू होता है। तो फिर इसको हम पब्लिक जो फंड है, पब्लिक अथॉरिटी है, वो हम इसको क्यों नहीं मान रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी मैं आपको पूरी चीजें डिटेल से बताऊंगा, लेकिन अभी आपको मैं इतना भी बता दूं यहां पर कि अभी रिसेंटली जो बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर में ऐसी, जो दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर में ऐसी सारी चीजें चल रही थी, उन्होंने भी पीएम केयर फंड है इसको राइट टू प्राइवेसी अंडर आरटीआई एक्ट बोल दिया। यानी कि उन्होंने भी कहा कि आप आरटीआई एक्ट के तहत ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इससे आप जानकारी नहीं मांग सकते। लेकिन इन सब चीजों की शुरुआत और जो आलोचना, काउंटर और एनकाउंटर जो चलते हैं दोनों तरफ से, उन सभी मुद्दों को हमें एक बार यहां पर देखना होगा, तभी हम चीजों को यहां पर समझ सकते हैं। देखो, शुरुआत से देखेंगे जब से पीएम केयर फंड आता है। पीएम केयर फंड 2020 के अंदर इसकी स्थापना हमें यहां पर देखने को मिलती है। अप्रैल मई 2020 में विक्रांत तोगड़, हर्ष कुंडकुरी, कुछ ऐसे लोग हैं, उनके द्वारा आरटीआई डाली गई इसके लिए, पीएम केयर फंड के लिए। पीएमओ, कैबिनेट सेक्रेटरीट, लॉ मिनिस्ट्री, सीएजी, इनसे ट्रस्ट डीड, डोनर्स, एक्सपेंडिचर, ये सारी फाइलें इससे डिमांड करी गई। इन सारी जो आरटीआई है वो आरटीआई यहां पर डाली गई थी इन लोगों के द्वारा, ये सारी डिमांड इनके द्वारा करी गई। मई 2020 के अंदर, मई और जून 2020 के अंदर पीएमओ ने ये सब देने से क्लियरली मना कर दिया। पीएमओ ने बोला कि जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है, इसकी धारा 2H जो है, ये धारा 2H के अंतर्गत जो पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन दी गई है, उस पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन के अंदर में हमारा जो पीएम केयर फंड है, वो पीएम केयर फंड आता ही नहीं है। इनके द्वारा जो आरटीआई डाली गई थी उसके लिए मना कर दिया गया यहां पर क्लियरली पीएमओ के द्वारा। फिर उसके बाद में जो कैबिनेट सचिवालय था, उसने ये बताया कि कैबिनेट की किसी भी बैठक में इस फंड के निर्माण का कोई एजेंडा ही नहीं चला, इसलिए हम आपको कोई इंफॉर्मेशन दे ही नहीं सकते इसके तहत। दिसंबर 2020 में दबाव के बाद जो ट्रस्ट डीड था उसको सार्वजनिक करा गया। डीड में ये दर्ज था कि गवर्नमेंट ओन्ड, कंट्रोल या फिर जो ये सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड नहीं है। ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन निकाल के दे दी, लेकिन फिर भी जो सारी जानकारियां मांगी थी वो सारी जानकारियां नहीं दी गई। 2020-21 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ऐसी पिटीशंस हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशंस जाती हैं, और वहां पर ये पिटीशन क्यों फाइल करी गई थी, पीएल क्यों गई थी, क्योंकि पीएम केयर फंड में जो पैसा था उस पैसे को एनडीआरएफ के अंतर्गत उस पैसे को भेजा गया था, वहां पर ट्रांसफर करा गया था। तो इस फंड की लेजिटिमेसी जो थी उसको चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कई सारी पीआईएल गई हुई थी। देन हम देखेंगे अगस्त 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो कि एनडीआरएफ से अलग है, यानी कि पैसे का ट्रांसफर नहीं होगा, और इस मामले में जवाब भी है वो आगे से यहां पर मांगे गए। 2022 का समय आता है, सीआईसी के जो कुछ आदेश हैं वो आदेश आते हैं। ग्रीस मित्तल की जो आरटीआई थी एक, वहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनको टैक्स जो एग्जम्पशन था उससे संबंधित जो आदेश हैं या फिर जो डिटेल्स हैं वो इंफॉर्मेशन मांगी। आसान भाषा में बताऊं होता क्या है कि जो लोग डोनेशंस दे रहे हैं उनको टैक्स पर एग्जम्पशंस मिलते हैं। तो सीआईसी के जो आदेश थे उनके बेसिस पर यहां पर यह बोला गया कि भाई साहब तुम जिन जिन को जो टैक्स के एग्जम्पशंस तुमने दिए हैं उस इंफॉर्मेशन को लेके आओ, वो इंफॉर्मेशन यहां पर दो। तो ऐसे आदेश यहां पर जो है वो दिए गए। देन 2024 से 26 की जो कानूनी स्थिति उसको हम यहां पर देखेंगे। जनवरी 2024 का समय आता है, दिल्ली जो हाई कोर्ट था वहां पर सिंगल जज ने सीआईसी थे, इस सीआईसी के आदेश को रद्द कर दिया। सीआईसी ने बोला था, कहां पर सीआईसी ने बोला था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि जिन लोगों ने जहां पर ये जो पूरा का पूरा दान दिया है इस पीएम केयर फंड के अंदर, और जिन जिन लोगों को तुमने टैक्स से एग्जम्पशन दिए उनकी जानकारी हमें दो। यहां पर मना कर दिया।
कोर्ट ने स्टे लगा दिया इस ऑर्डर के ऊपर, बोला ना 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 ना, थर्ड पार्टी नोटिस यहां पर नहीं दिया गया था, इनकम टैक्स एक्ट की धारा 138 यहां पर लागू नहीं होती। कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, कोई जरूरत नहीं जानकारी ऐसी देने की। 2023 में हम देखेंगे दिल्ली हाईकोर्ट में पीएम केयर फंड को आर्टिकल 12 इसके तहत स्टेट घोषित करने और जो आरटीआई एक्ट है इसके दायरे में लाने की डिमांड करी गई। यहां पर कुछ आर्ग्यूमेंट भी दिए गए कि क्यों हम इसे अंडर आर्टिकल 12 में जो स्टेट की डेफिनेशन है वो उसमें हम उसको क्यों नहीं लेके आ रहे हैं, सो दैट पब्लिक अथॉरिटी में आ जाएगा ये। फिर उसके बाद में जनवरी 2026 में जो डिवीजन बेंच है उन्होंने कहा कि भले ही फंड गवर्नमेंट कंट्रोल्ड हो, यानी कि इस पैसे को कौन कंट्रोल कर रहा है, भले ही सरकार कंट्रोल कर रही हो, फिर भी उसे थर्ड पार्टी जो प्राइवेसी राइट्स हैं धारा 8 क्लॉज 1 जे इसके तहत, आई इसके तहत में हम देखेंगे, आई और जे के तहत में प्राप्त ये सारी चीजें यानी कि प्राइवेसी उनको मिल सकती है। यानी कि कुल मिला के ये बोला गया कि इसमें जो हम देखेंगे ये जो इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल क्लियरली देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक अथॉरिटी के अंदर में नहीं आ रहा है। सीधी सी बात यहां पर सिंपल सी भाषा में ये बोली गई। अब ये जो सरकार तर्क देती है, जो कोर्ट तर्क देता है, उसकी बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स आ जाते हैं सामने। क्रिटिसिज्म ये है कि मार्च 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यापारी के द्वारा पीआईएल दर्ज करी गई थी, उसको खारिज कर बोले फालतू की बातें, ये सब बातें नहीं, ये पीएम केयर फंड के बारे में कोई पीआईएल नहीं आएगी। जुलाई अगस्त 2026 के अंदर हम बात करेंगे तो बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने 2022-23 से कोई ऑडिट ही नहीं हुआ है, कोई स्टेटमेंट ही नहीं आया, वैसी डिमांड करी है। और क्लोजिंग बैलेंस की भी कुछ बात एंडिंग में 22-23 में पता चली थी कि ये क्लोजिंग बैलेंस है, तब से कुछ पता ही नहीं है। लेकिन पता है जो सवाल है, सवाल सरकार का पक्ष और जो क्रिटिक जो लोग हैं जो कहते हैं कि इसे क्यों पब्लिक अथॉरिटी के अंदर हमें नहीं लेके आना है। सरकार ये कहती है कि देखो जो पीएम केयर फंड है वो एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, राइट। तो इसमें ये एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, ना कोई गवर्नेंस का, कोई गवर्नमेंट का, कोई सरकार का फंड नहीं है ये जो आप इसे पब्लिक अथॉरिटी मानोगे। एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, ट्रस्ट के रूप में इसकी स्थापना यहां पर हुई है, कोई भी इसमें डोनेट आके कर सकता है। और उन्होंने कहा कि जो आरटीआई एक्ट है उस आरटीआई एक्ट की धारा 2H उसके अंतर्गत पब्लिक अथॉरिटी की जो डेफिनेशन दी गई है इसे लोक प्राधिकरण नहीं माना जाएगा, इसलिए आरटीआई के तहत इसमें परिभाषा नहीं दी जाएगी। इसमें यहां पर कहा गया कि किसी भी कानून या फिर सरकारी अधिसूचना इसके द्वारा इसका निर्माण नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जो पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत आते हैं उस डेफिनेशन में अभी आगे चल के हम लोग देखेंगे कि संविधान के द्वारा या फिर किसी कानून के द्वारा या फिर सरकार का कंट्रोल हो, वैसे आधारों पर इसके बारे में बोला जा सकता है कि ये पब्लिक अथॉरिटी है। तो ये यहां पर ये कह रहे हैं कि किसी कानून के द्वारा पीएम केयर फंड इसका निर्माण नहीं हुआ, एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसलिए हम यहां पर जानकारी नहीं देंगे। स्वैच्छिक दान, ये कह रहे हैं कि यहां पर पूरी तरह से वॉलंटरी डोनेशंस हैं वो आते हैं, तो हमें कोई आवश्यकता नहीं है कि इस मामले में हम यहां पर जो जवाब है वो जवाब देंगे। अच्छा, सरकारी नियंत्रण का अभाव, इस पर सरकार का कोई कैसा भी नियंत्रण नहीं है, और जैसा मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि सब्सटेंशियल फाइनेंशियल्स हैं, सीएजी द्वारा इसका कोई भी ऑडिट है वो ऑडिट नहीं करा जाएगा, और संसद में इससे संबंधित प्रश्न है वो भी नहीं पूछे जा सकते हैं। सरकार का ये स्टैंड है अभी। अब जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और ट्रस्ट डीड है उनको पर्याप्त माना गया कि इतना सफिशिएंट है, इतना काफी है, इससे ज्यादा देने की या फिर इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की हमें कोई भी ऐसा बहुत ज्यादा आवश्यकता है वो यहां पर नहीं है। अब जिस कानून की इस धारा का इस्तेमाल करा जाता है आरटीआई कानून, इसकी धारा 2H जो है जिसमें पब्लिक अथॉरिटी की परिभाषा दी गई है कि यानी कि पब्लिक अथॉरिटी किसे माना जाएगा और उसके खिलाफ में जानकारी आरटीआई दायर करके मांगी जा सकती है। तो उसमें अगर मान लो किसी को संविधान से बनाया गया हो, किसी कानून से बनाया गया हो, सरकार का स्वामित्व हो, सरकार का कंट्रोल हो, सरकार उसे वित्त पोषित कर रही हो, या फिर कोई गैर सरकारी संगठन जिसे सरकार द्वारा फंड करा जा रहा हो, सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही हो, तो वैसे में पब्लिक अथॉरिटी होने पर धारा 8, 9 और 11 इनके एग्जम्पशंस के अधीन सूचना देना अनिवार्य हो जाएगा ऐसी पब्लिक अथॉरिटी। हालांकि एग्जम्पशंस यहां भी हैं, लेकिन यहां पर हम देखेंगे जो ये यहां पर बोला गया है कि हाँ इनको जो सूचना है अपनी वो सूचना देनी पड़ेगी, पब्लिक अथॉरिटी है। अब अगर इतने सारे अधिकार हैं तो लोगों के क्या तर्क हैं? लोग ये कहते हैं कि अरे भाई आप ये कह रहे हैं कि पब्लिक अथॉरिटी वो होगी जिस पर सरकार का नियंत्रण होगा, इस पर तो सरकार का नियंत्रण है क्योंकि इसके जो ट्रस्टी हैं प्रधानमंत्री हैं, बाकी जो अदर कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो भी इसके ट्रस्टी हैं, तो सरकार का नियंत्रण तो है इसके ऊपर पूरी तरीके से। तो पीएम और सेंट्रल मिनिस्टर हैं वो इसके ट्रस्टी हैं, तो मतलब सरकार का प्रॉपर तरीके से पर्याप्त नियंत्रण मिलेगा यहां पे। देन हम देखेंगे इसका सार्वजनिक स्वरूप, इसका संचालन है वो पीएमओ के द्वारा करा जाता है, पीएमओ से इसका संचालन होता है। और इतना ही नहीं, सरकार की जो सरकारी वेबसाइट है, सरकार की जो वेबसाइट है gov.in डोमेन, उस डोमेन पर यह देखने को मिलता है। जितने भी हमारे नेशनल एम्बलम्स हैं उनका इस्तेमाल इसके ऊपर होता है, ठीक है। सरकारी तंत्र का पूरी का प्रयोग करा जाता है। तो इसका मतलब इसका सीधी सी बात है पब्लिक ही एक तरीके से ये हुआ, तो फिर हम इसको क्यों नहीं मान रहे हैं पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक डोनेशंस प्राप्त होने पर टैक्स और सीएसआर के बेनिफिट हैं वो दिए जाते हैं ऐसे लोगों को।
तो जब कलेक्टिवली इतनी सारी चीजें हो रही हैं तो आप इसे पब्लिक अथॉरिटी क्यों नहीं मान रहे हैं? ऐसे सारे जो यहां पर प्रश्न हैं, इन लोगों से, सभी लोगों से प्रश्न यहां पर पूछे जा सकते हैं। बट अल्टीमेटली चाहे दिल्ली हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सरकार का भी सेम स्टैंड है कि ये आरटीआई कानून 2005 उसके अंतर्गत पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए इनसे सवाल नहीं पूछे जा सकते, ना संसद में इस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ना इनके ऊपर आरटीआई दायर करी जा सकती है, क्योंकि पब्लिक अथॉरिटी, और कोर्ट ने भी बार बार यही बोला है। अभी रिसेंटली मैंने आपको जो दिखाया था, अभी 31 तारीख की जो न्यूज दिल्ली हाईकोर्ट ने जैसा बोला था कि ना 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 वो राइट टू प्राइवेसी उनको मिला हुआ है, वो जानकारी देंगे, ऐसी कोई भी बाध्यता हमें यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। तो अभी हम देखें ये आरटीआई के दायरे में नहीं आएगा। फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के बाद से कोई भी ऑडिटेड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो उनके द्वारा जारी नहीं करे गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्लियरली कहा है कि की केसेस अभी भी, देखो अभी तक जितनी बात बोली है दिल्ली हाईकोर्ट ने, बट स्टिल बहुत सारी जो याचिकाएं हैं वो कोर्ट्स के अंदर जो ऑलरेडी पेंडिंग में है इन चीजों को सुनने के लिए। बट एज ऑफ नाउ ये पब्लिक अथॉरिटी के अंदर नहीं आता, ना ही आप आरटीआई दायर करके इसकी जो जानकारी उस जानकारी को मांग सकते हैं। ठीक है, नई जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीआईएल गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो इसलिए जो चीजें यहां पर बोली जा रही हैं, जो कंट्रोवर्सीज यहां पर बोली जा रही हैं, तो सीधी सी बात है यहां पर ये इसलिए बोला जाता है कि मतलब क्वेश्चन ये उठता है कि सरकार क्यों नहीं जवाब देना चाह रही है। मतलब अगर इसमें इस देश की जनता का पैसा है, इतनी सारी अभी जो तर्क यहां पर दिए गए हैं कि आप संसद में प्रश्न भी नहीं पूछने दे रहे हैं, सीएजी के द्वारा आप इसका ऑडिट भी नहीं करने दे रहे हैं, प्राइवेट जो एजेंसीज हैं उनसे आप इसका ऑडिट करवा रहे हैं, तो कई बार सवाल खड़ा होता है कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह जो ओपेसिटीज जैसी चीजें हैं वो यहां पर देखने को तो नहीं मिल रही है। सरकार ये कहती है कि देखो भाई ये सब है फालतू की बातें, एक स्वैच्छिक सार्वजनिक ट्रस्ट है, ये वॉलंटरी रूप से लोग इसके अंदर दान करते हैं, प्राइवेट ऑडिट और वेबसाइट डिस्क्लोजर जितना है प्राइवेट तरीके से हम ऑडिट करवा रहे हैं, काफी है, जितना हमने वेबसाइट पर डिस्क्लोजर देके रखा है काफी है, तुमको क्यों इतनी सारी चीजें, इतनी चीजें ही ऑलरेडी ट्रांसपेरेंसी यहां पर आपको दे देती है, इससे ज्यादा देने की हमें कोई भी कैसी भी आवश्यकता नहीं है। तो ये पूरा मुद्दा है पीएम केयर फंड है, इस पीएम केयर फंड को लेके अब मुझे लगता है कि जब जनता का इतना सारा पैसा है तो सरकारों को डेफिनेटली अकाउंटेबल होना चाहिए। ऐसा क्या ही है कि इसमें इतना ज्यादा जो बचना है। बाकी आप लोगों के जो ओपिनियन है कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। आप अनअकैडमी के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूपीएससी सीएससी के लिए तो 24,999 इसके अंडर आप मंथली बेसिस पे भी और वन टाइम पेमेंट है उसके साथ भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अलग अलग प्रोग्राम्स हैं वो आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं। बाकी अनअकैडमी पे बहुत सारा जो एनसीईआरटी का फ्री कंटेंट है वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।